कि जो भी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी क्या पीरियोडिकली बेसिस पे अपडेशन होती रहनी चाहिए, टाइम टू टाइम बेसिस पे उन्हें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या अपडेशन की, जो तो लो रिस्क कस्टमर है उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट एवरी 10 ईयर्स में, जो मीडियम रिस्क कस्टमर है उनके डॉक्यूमेंट्स एवरी 8 ईयर्स में, जो हाई रिस्क कस्टमर्स हैं उनको एवरी 2 ईयर्स के अंदर उनके क्या करना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हमने अपडेट करने हैं। ओके ठीक है। जो तो हमारे लो रिस्क कस्टमर्स हैं, अगर उनकी आइडेंटिटी और एड्रेस स्टेटस के अंदर कोई चेंज नहीं आते, क्योंकि हम दो तरीके के प्रूफ लेते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ फॉर एड्रेस। अगर उनमें कोई चेंज नहीं आता है तो हमें कोई नए फ्रेश प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है। उन केस के अंदर सिर्फ सेल्फ सर्टिफिकेशन वो दे सकता है कि हमारे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ स्टेटस के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, तो हमें नए डॉक्यूमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। एंड इन केस कोई एड्रेस चेंज आता है तो क्या करना है, जो भी उनका नया एड्रेस है उन नए एड्रेस की कॉपी ले लो, उसको सेल्फ अटेस्ट करा लो। लो रेट कस्टमर्स, लो रिस्क कस्टमर्स के केस में इतने केवाईसी नॉर्म्स फॉलो करने पे चल जाएगा। ओके तो जो टाइम लिमिट हमने बोली कि एवरी 10 ईयर्स एवरी 8 ईयर्स, ये कहां से काउंट करने हैं? अगर तो देखो नया अकाउंट है तो जिस दिन अकाउंट ओपन हुआ वहां से टाइम पीरियड काउंट होगा। एंड अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो जिस दिन लास्ट वेरिफिकेशन की गई थी, लास्ट अपडेशन की गई थी, उस दिन से हम क्या करना है, टाइम लिमिट को काउंट करने वाले हैं। ओके इन केस ऑफ माइनर कस्टमर्स, माइनर कस्टमर मतलब ऐसे कस्टमर जिनकी एज 18 साल से नीचे है। जब वो मेजर हो जाते हैं, 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, तो उनकी जो फोटोग्राफ्स है उनको हमने क्या करना है, अपडेट करना है, फ्रेश फोटोग्राफ्स लगानी है। ओके ठीक है। उसके बाद आता है फ्रीजिंग एंड क्लोजर ऑफ अकाउंट। इसके अंदर बेसिकली क्या है कि अगर आप अपने केवाईसी नॉर्म्स की नॉन कंप्लायंस करते हो तो क्या हो सकता है, आपकी पार्शियल फ्रीजिंग की जा सकती है। पार्शियल फ्रीजिंग का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले आपको 3 मंथ्स का नोटिस दिया जाता है कि आपकी केवाईसी पेंडिंग है, उसको अपडेट करा लो। अगर 3 महीने के अंदर आप नहीं कराते तो एक्स्ट्रा 3 महीने के लिए आपको एक रिमाइंडर दिया जाता है। तो टोटल आपको कितने मंथ्स अलाउ किए जाते हैं, 6 महीने अलाउ किए जाते हैं। 6 महीने अलाउ करने के बाद अगर भी उसके बाद भी आप अपनी केवाईसी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करते हो, कि केवाईसी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हो, तो आपके अकाउंट पे क्या लगा दी जाएगी, पार्शियल फ्रीजिंग लगा दी जाएगी। पार्शियल फ्रीजिंग इज बेसिकली क्या होती है, उसके अंदर आप क्रेडिट्स कर सकते हो, मतलब पैसा डिपॉजिट किया जा सकता है, लेकिन उसमें से डेबिट्स यानी कि विड्रॉल्स क्या कर दी जाएंगे, डिसअलाउ कर दिए जाते हैं। आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, उसको एक्टिव करने के लिए आपने क्या करना है, अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना, अपने ओवीडीज को सबमिट कर देना। ओके बट सपोज आपके 6 महीने भी हो चुके हैं लेकिन उसके बाद भी आप अपना नॉन कंप्लायंस करते हो, तो आपके उस केस में आपके लिए क्या कर दी जाएगी, टोटल फ्रीजिंग कर दी जाएगी। टोटल फ्रीजिंग बेसिकली क्या, जैसे पार्शियल फ्रीजिंग में क्या था कि क्रेडिट्स अलाउड थे, पैसा डिपॉजिट करना अलाउड था, सिर्फ विड्रॉल अलाउड नहीं था। टोटल फ्रीजिंग के केस में ना पैसा डिपॉजिट किया जा सकता है, ना विड्रॉ किया जा सकता है। ऑल डेबिट्स एंड क्रेडिट्स आर डिसअलाउड इन द केस ऑफ टोटल फ्रीजिंग। ओके कुछ ऐसे केसेस भी हो सकते हैं टोटल फ्रीजिंग के बाद जहां बैंक को लगता है कि अकाउंट को क्या कर देना चाहिए, क्लोज कर देना चाहिए। तो बैंक्स के पास ऑप्शंस क्या है कि अगर आपको नोटिस, आपके अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है, आपको एक नोटिस दिया जाएगा कि हम आपका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं ड्यू टू दिस रीजन, एंड उसके बेसिस पे आपका अकाउंट क्या किया जा सकता है, क्लोज किया जा सकता है। कोई अकाउंट क्लोज करना है नहीं करना, वो उसकी जो डिसीजन है वो कौन लेगा, सीनियर लेवल का पर्सन लेगा। ठीक है। एंड इन केस जो अकाउंट है इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि बैंक को डाउट है कि जो बंदे ने अपनी आइडेंटिटी प्रेजेंट करी है वो आइडेंटिटी फ्रॉडलेंट है या वो आइडेंटिटी अपनी सही प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में क्या है, एक रिपोर्ट हम आगे पढ़ेंगे, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। बैंक को क्या करनी है, वो रिपोर्ट फाइल करनी है और FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को क्या कर देनी, सबमिट कर देनी कि हमारे अकॉर्डिंग ये बंदा क्या है, सस्पिशियस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। उसके बाद जो भी आपने अकाउंट क्लोज करा, जिस रीजन से आपने अकाउंट क्लोज करा, उस रीजन को क्या करना है, आपने कस्टमर को बताना है, आपने कम्युनिकेट करना है कि आप इस रीजन के करके हम आपका अकाउंट क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी एक सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई है जिसके अंदर सारे केवाईसी रिकॉर्ड सारे लोगों के इकट्ठे किए गए हैं, जिसको हमने कहा गया सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CKYCR। ठीक है। तो बैंक की क्या जिम्मेवारी है, उनके ऊपर ये बेसिकली मैंडेटरी करा गया कि जो भी आपने केवाईसी इंफॉर्मेशन कस्टमर की लिया, आपने CKYCR को शेयर करनी है अंडर द PML रूल्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अंदर ये क्या कर दी गई है, मैंडेटरी कर दी गई है। उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत इंडिविजुअल्स के लिए भी देनी है, लीगल एंटिटीज के लिए देनी है। लीगल एंटिटीज मतलब इंडिविजुअल्स एंड अदर देन इंडिविजुअल्स, सभी पर्संस जिनकी आपने केवाईसी करी है उनकी इन्फॉर्मेशन आपको क्या करनी है, सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री के साथ शेयर करनी है। जो सेंट्रल रजिस्ट्री इंडिया में यूज होती है या जो CKYCR का रोल प्ले कर रही है, दैट इज सरसाई। सरसाई की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योराइजेशन एसेट एंड सिक्योराइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। बेसिकली यहाँ पे क्या है, सारे केवाईसी जितनी केवाईसी इंडिविजुअल्स की है, नॉन इंडिविजुअल्स की हुई है, उनके रिकॉर्ड यहाँ डिपॉजिट है, ताकि इन केस किसी भी पर्सन का पता लगाना है, किसी भी पर्सन को ट्रेस करना है, तो उसको क्या किया जाए, इजिली ट्रेस कर दिया जाए। इंडिया के अंदर इसकी इंप्लीमेंटेशन फेजेस के अंदर हुई थी, जैसे कि बेसल 3 फेजेस में आया था, फेजेस के अंदर ही केवाईसी डाटा को सरसाई के अंदर अपलोड किया गया। ठीक है। उसके बाद
जो ये तो होगी बात नए अकाउंट की, कि नए अकाउंट आएंगे आपको केवाईसी अकाउंट फॉलो करना है। जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, एग्जिस्टिंग अकाउंट पे भी ये मैंडेटरी लगाई गई कि आपको एक तो जो नए केवाईसी नॉर्म्स आए उनके अकॉर्डिंग उनकी केवाईसी दोबारा से करनी है, उनका डाटा भी क्या करना है, सरसई के साथ शेयर करना है। ओके, उसके बाद कुछ मिसलेनियस चीजें। इसके अंदर सबसे पहले आता है एट पार चेक फैसिलिटी। एट पार चेक फैसिलिटी बेसिकली क्या होता है, ये जनरली जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक्स को देते हैं। एट पार चेक फैसिलिटी मतलब कि आप चेक लाओगे, उस चेक को क्लियर कर दिया जाएगा एट पार, जितनी चेक की वैल्यू उतनी ही वैल्यू पे विदाउट एनी चार्जेस आपको चेक कर क्या कर दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, जब एट पार चेक फैसिलिटी दी जाती है किसी भी कोऑपरेटिव बैंक को, तो वहां क्या दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैंकिंग एग्रीमेंट होना चाहिए। लाइक सपोज इसकी एग्जांपल बेसिकली क्या हो सकती है, कस्टमर है वो कोऑपरेटिव बैंक का कस्टमर है, ठीक है, बट कोऑपरेटिव बैंक की क्या ब्रांचेस बहुत कम है, तो वो क्या करता है शेड्यूल बैंक के साथ एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं आप चेक्स प्रेजेंट करूंगा तो आपके जो चेक है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे विदाउट एनी चार्जेस। तो सपोज एक कस्टमर है जो कोऑपरेटिव बैंक का कस्टमर है, तो हो सकता है वो कोऑपरेटिव बैंक में ना जाके किसी और बैंक में जाए एट पार चेक फैसिलिटी की अवेलमेंट के लिए, एंड उस केस में वो अपनी आइडेंटिटी थेफ्ट कर ले या कुछ भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करे, क्रिमिनल एक्टिविटीज करे, तो उसके लिए हमें क्या है, प्रॉपर एग्रीमेंट्स होने चाहिए कि उस ट्रांजेक्शन को क्या किया जाए, प्रॉपर मॉनिटर किया जाए, एंड जो भी उसके साथ रिस्क है उसको रिव्यू करके उसको क्या कर दिया जाए, मिटिगेट कर दिया जाए। ठीक है, जो बैंक है जो एट पार चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करे कोऑपरेटिव बैंक्स को, उनकी क्या जिम्मेवारी है कि जिम्मेवारी उनके राइट्स हैं कि जो भी पर्सन की केवाईसी की गई है, एएमएल किया गया है, उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, जो ये एट पार चेक फैसिलिटी है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए दी गई है, बट इनके ऊपर क्या है, लिमिटेड यूज ही परमिट किया गया है। लिमिटेड यूज मतलब कि कुछ ही जगहों पे यूज कर सकते हैं। कौन कौन से केसेस में यूज कर सकते हैं, जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो अपने लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड, ऐसा कस्टमर जिसकी केवाईसी हो रखी है वो 50,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन्स के लिए इनको यूज कर सकता है। वो जो वॉक इन कस्टमर है बेसिकली जिसकी केवाईसी नहीं हो रखी है, वो 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन के लिए एट पार चेक का यूज कर सकता है। ठीक है, जब एट पार चेक फैसिलिटी का यूज किया जा रहा है तो जो हमारे अर्बन बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उनको क्या चीज इंश्योर करानी है कि इनके रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन हो, कि किस किस को एट पार चेक्स दिए गए, किसने अप्लाई किया था, उसका बेनिफिशियरी कौन था और किस दिन इशू किया गया था, ये आपको क्या करना है, उन सबके रिकॉर्ड्स वो अपने पास बना के रखने हैं। उसके बाद जो भी बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड शेड्यूल बैंक, दोनों के अंदर बैलेंस और ड्रॉइंग एग्रीमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, जो भी एट पार चेक इशू किए जाएंगे वो क्रॉस चेक होंगे एंड अकाउंट पे चेक की तरह ही इशू किए जाएंगे, जितनी मर्जी उसकी वैल्यू हो, वो हमेशा एज अ क्रॉस चेक, क्रॉस्ड अकाउंट पे चेक की तरह ही इशू होगा। सो दिस वाज अ मिसलेनियस प्रोविजन अबाउट एट पार चेक फैसिलिटी। उसके अंदर आपने केवाईसी नॉर्म किस तरीके से फॉलो करने हैं। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड मनी म्यूल्स। मनी म्यूल्स इज बेसिकली क्या होता है, कुछ पर्सन क्रिमिनल्स क्या करते हैं, कुछ पर्सन्स को एज अ म्यूल हायर करते हैं। म्यूल बेसिकली क्या कि ट्रांजेक्शन कोई और कर रहा है, उसका बेनिफिशियरी कोई हो रहा है। जैसे लाइक सपोज मुझे हायर कर लिया गया कि मैं अपने अकाउंट से ट्रांजेक्शन करूंगा, क्रिमिनल ट्रांजेक्शन करूंगा। कई बार क्या होता है, मुझे ये चीज पता भी होती है कि ये चीज मेरे साथ हो रही है, मैं इलीगल काम कर रहा हूँ। कई बार होता है ये चीज पता ही नहीं होती। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज कि खुद ट्रांजेक्शन ना करके किसी बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं उनके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन करने के लिए, उनके अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन घुमाने के लिए। उसको कहा जाता है मनी म्यूल्स, कि जो क्रिमिनल्स है वो थर्ड पार्टीज को रिक्रूट करते हैं। ठीक है, इस चीज को रोकने के लिए बैंक्स को क्या करना है, अपनी प्रॉपर गाइडलाइंस बनानी है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, एंड जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उनको क्या करना है, प्रॉपर मॉनिटर करना है, ताकि मनी म्यूल्स की एक्टिविटीज को रोका जा सके। ओके, उसके बाद देयर आर एंटिटीज वर्क इन इंडिया नोन एज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, की कुछ लोग इकट्ठे बन के एक एसोसिएशन बना लेते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अकाउंट खोले जाते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट्स खोले जाते हैं, तो उसके अंदर जो भी उसके प्रिंसिपल्स ऑफिसर्स हैं, जो भी उनको ऑफिस बियर कर रहे हैं, जो भी उनकी वर्किंग से संभाल रहे हैं, उनकी केवाईसी वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। हाँ, जो उनके मेंबर्स हैं उनकी केवाईसी जरूरत नहीं है, बट जो भी उनके ऑफिसर्स हैं उनकी केवाईसी होना बहुत जरूरी है। ओके, एंड अगर आपने उनके सेविंग बैंक अकाउंट खोल दिए, जब वो लोन लेने आ रहे हैं तो अलग से वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अकाउंट खोलने के टाइम पे ही उनकी वेरिफिकेशन कर ली है। वॉक इन कस्टमर का केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फास्ट में देख लेते हैं। वॉक इन कस्टमर वही कि अगर कोई पर्सन 50,000 या उससे ज्यादा की ट्रांजेक्शन करता है तो उसकी आइडेंटिटी हमने क्या करनी, वेरीफाई करनी है, उसका एड्रेस वेरीफाई करना है। एंड इन केस अगर ऐसी कोई सस्पिशन उठती है कि बंदा क्या कर रहा है, इकट्ठी 50,000 की ट्रांजेक्शन ना करके मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर रहा था कि 50,000 की थ्रेशोल्ड के अंदर ना इंक्लूड हो, तो आपने उसकी भी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी है। एंड अगर आपको लगता है कि ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है तो आपको STR सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी क्या कर देनी है, फाइल कर देनी है। ठीक है, इन केस ऑफ इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, जब भी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होंगे तो जो भी बंदा मनी ट्रांसफर कर रहा है, आपको उस बंदे की आइडेंटिटी और एड्रेस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद जो भी डिमांड ड्राफ्ट्स
या किसी भी तरीके से 50,000 के ऊपर की जो पेमेंट होगी वो अगेंस्ट चेक्स ही होगी, कैश के अंदर उसकी डीलिंग नहीं होगी। कि अगर इन मेथड्स के थ्रू लाइक मेल ट्रांसफर हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, ट्रैवलर चेक हो गया एक्सेट्रा, इनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर जाती है तो जो इनकी पेमेंट होगी वो अगेंस्ट चेक होगी, मतलब अकाउंट के अंदर की जाएगी, बेसिकली कैश पेमेंट इसके अंदर नहीं दी जाएगी। ओके, वैलिडिटी पीरियड ऑफ चेक ड्राफ्ट्स वही कि 3 महीने के अंदर अगर आपने अपना चेक प्रेजेंट नहीं किया तो वो क्या हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है यूसीआईसी का, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। हर बैंक को क्या करना है, अपने कस्टमर्स चाहे वो नए आ रहे हैं चाहे वो एग्जिस्टिंग है, उनको यूसीआईसी प्रोवाइड करना है, कोड प्रोवाइड करना है। वो बेसिकली क्या करेगा, उनकी जितनी भी सर्विसेज है उनको इकट्ठा करके एक ही कोड के अंदर दे जाएगा। इससे बेसिकली क्या होगा कि एक तो मल्टीपल आइडेंटिटीज नहीं हो पाएंगी, कि एक ही बंदा अलग अलग आइडेंटिटी यूज करके अलग अकाउंट नहीं खोल पाएगा, क्योंकि हमने क्या करा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को एक कोड के अंदर लिंक कर दिया। उसके बाद उसकी सारी जो फैसिलिटीज है वो एक ही जगह पे देंगी, तो सभी की ट्रैकिंग करना बहुत हमारे लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। ट्रैकिंग करना ईजी हो जाएगा तो हम सब चीजों को क्या कर पाएंगे, इजिली मॉनिटर कर पाएंगे। इसके साथ क्या होगा, अपने कस्टमर के सारी फैसिलिटीज को एक जगह रख दिया तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये कस्टमर अकेला हमें कितना रिस्क पोज कर रहा है, कि कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल कितनी है। So this was about some miscellaneous norms regarding miscellaneous provisions। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमने क्या क्या पढ़ा, पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी, टाइम टू टाइम पे अपडेट करनी है, किस किस फ्रीक्वेंसी पे करनी है, केवाईसी लो रिस्क कस्टमर के केस में केवाईसी अपडेशन प्रोसीजर किस तरीके से होगा, टाइम लिमिट किस तरीके से काउंट की जाएगी, एंड अगर कोई माइनर चाइल्ड अडल्टहुड में आता है, मेजर बनता है, तो उसकी आपने क्या लेनी है, फ्रेश फोटोग्राफ्स लेनी है। अगर आप ये नॉर्म्स फॉलो नहीं करते तो आपके पार्शियल फीजिंग लग सकती है। पार्शियल फीजिंग के लिए आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। 6 महीने के अंदर आप अपने केवाईसी नॉर्म्स पूरे नहीं करते तो आपके ऊपर टोटल फ्रीजिंग की प्रोविजन लग सकती है, आपका अकाउंट टोटली फ्रीज किया जा सकता है। अगर उसके बाद भी बैंक को कुछ डाउट्स है तो बैंक आपके अकाउंट को क्लोज भी कर सकता है। अगर उसको क्लोज करते वक्त उसको लगता है कि कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है तो आपकी जो रिपोर्ट है अकाउंट होल्डर की, वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के अंदर एफआईयू को भी ट्रांसफर करी जा सकती है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी है बैंक ने केवाईसी नॉर्म्स के अंदर, वो क्या करनी है, सीकेवाईसी या सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्टर को वो सारी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है। उसके बाद हमने कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस देखी, जिसके अंदर सबसे पहले एड पर चेक फैसिलिटी जो शेड्यूल बैंक कोऑपरेटिव बैंक्स को देते हैं, उसके अंदर हम केवाईसी नॉर्म्स को किस तरीके से फॉलो करेंगे। मनी म्यूल्स की प्रोविजंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के केस में केवाईसी किस तरीके से होगी, वॉक इन कस्टमर के केस में केवाईसी किस तरीके से होगी, एंड इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के केस में किस तरीके से होगी। फिर डिमांड ड्राफ्ट, अगर 50,000 से ऊपर की पेमेंट होती है तो वो हमने देखा कि सिर्फ अकाउंट के थ्रू की जाएगी या चेक के थ्रू की जाएगी, कैश में उनकी पेमेंट नहीं दी जाएगी। जो भी ये ड्राफ्ट्स एंड चेक्स होंगे इनकी वैलिडिटी होगी 3 महीने की, इनकी वैलिडिटी होगी। एंड बैंक को अपने सारे कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, यूसीआईसी यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा।